हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी बुक का टॉप 50 प्रश्न आज मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर के आया हूं। ये सारे प्रश्न जो है हर बार यानी पिछले जितने बार भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्न को जो है आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और हमारे हिंदी बुक का आज पहला नंबर प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। पहला नंबर जो प्रश्न है वो है कि शेखर एक जीवनी जो ये रचना है वो किस विधा की रचना है। मतलब ये जीवनी जो है शेखर एक जीवनी, ये क्या एक जीवनी है कि आलोचना है कि संस्मरण है या उपन्यास है। तो शेखर एक जीवनी जो किस विधा की कृति है तो यह क्या है, एक उपन्यास है। ठीक ना, ये उपन्यास है और यह किसके द्वारा लिखा गया है तो अगे जी के द्वारा लिखा गया है। यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अगे जी के द्वारा जो ये शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखा गया है। यानी पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न का, जिसमें दूसरा नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, प्रयोगवाद, प्रपदवाद, छायावाद या प्रगतिवाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे तो यह हमारे प्रयोगवाद के कवि नहीं थे। यहाँ पर मतलब मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जो है प्रयोगवाद के कवि नहीं थे, वो छायावाद के कवि थे। ठीक ना, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये मिस्टेक हो रहा था, जयशंकर प्रसाद प्रयोगवाद के कवि नहीं है, छायावाद के कवि हैं। प्रयोगवाद का अगर हम कवि की बात करेंगे या लेखक का तो उसमें हमारे जो है अगे जी भी आ जाएंगे, ठीक, प्रयोगवाद से जुड़े हुए। लेकिन जयशंकर प्रसाद जो है किस बात के कवि है तो वह हमारे छायावाद के कवि हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न का, जिसमें दिया गया है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं ये हमसे पूछा गया है। तो शिवा बावनी है जिसमें ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 56, दूसरा दे रहा है 52, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है 60 और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है 65। तो अगर हम बात करेंगे शिवा बावनी का कि इसमें कितने मुक्तक हैं तो आप लोग को याद रखना है कि शिवा बावनी, बावनी से कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको बावनी से पता चल रहा है बावन, इसको हम बावन भी बोल सकते हैं, बावनी या बावन। तो जो शिवा बावनी है इसमें कितने मुक्तक है तो 52 मुक्तक है। ठीक, तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न का, जिसमें दिया गया है कि गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन क्या है, गांव है, पौधा है, जानवर है कि बीमारी है। तो गैंग्रीन क्या है तो यह एक बीमारी है जो कांटा चुभ जाने पर, मतलब कि जो 5वां लेसन हम लोग पढ़ेंगे रोज पाठ, उसमें बताया गया इस बीमारी के बारे में कि गैंग्रीन जो बीमारी है क्या है, कांटा चुभ जाने पर होता है। और जहाँ पर जिस अंग पर यह कांटा मतलब चुभ जाता है उस अंग से अगर कांटा का चुभने के बाद अगर इलाज नहीं होता है किसी का तो ज़्यादा समय तक वैसे रहता है। तो ज़्यादा समय तक रहने से क्या होता है कि व्यक्ति का वो अंग काट देना पड़ता है। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम लोग 5वां नंबर प्रश्न का, जिसमें दिया गया है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगे जी। तो तार सप्तक के संपादक जो कौन है तो हमारे अगे जी होंगे। आप लोग को पहले भी मैंने बताया है कि अगर सप्तक वाला क्वेश्चन कभी भी दे, कह दे तार सप्तक कह दे, ठीक, तार सप्तक लिख करके कह दे, या केवल कह दे कि प्रथम सप्तक कह दे, प्रथम सप्तक केवल बोल दे कि प्रथम सप्तक, या कह दे कोई द्वितीय सप्तक कह दे, द्वितीय सप्तक लिख करके कह दे। तो इन सभी में आप लोगों को याद रखना है, अगर पूछा जाएगा प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, तार सप्तक, अगर ऐसा प्रश्न आए तो वहां पर हमें बताना है कि क्या होंगे, अगे जी होंगे। ठीक ना, अगे जी जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न का, जिसमें हमारा कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली जो है किसकी रचना है। तो आप लोग पढ़े होंगे
या जानते भी हैं कि अगर पूछा जाएगा आपसे तुलसीदास की रचना के बारे में, तुलसीदास की रचना के बारे में, तुलसीदास की रचना, तो आप लोग कहिएगा कि रामचरितमानस हो गया, वो रचना इनका फेमस है। लेकिन तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया और भी रचनाएं हैं, जैसे हो गया हमारा कवितावली हो गया, कवितावली, ठीक, कवितावली एक हो गया गीतावली हो गया, गीतावली जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, ठीक। विनय पत्रिका हो गया, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना, विनय पत्रिका हो गया, ठीक। उसके बाद रामचरितमानस जो अभी हम बताएं, रामचरितमानस, रामचरितमानस ये भी जो है तुलसीदास की रचना है। यानी कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई बहुत सारे महत्वपूर्ण रचना है। और यहाँ पर पूछा गया कि कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो वो हमारे तुलसीदास जी हो जाएंगे। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 7वां नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो किसका कहा गया, तो अमेरिका का दलाल कहा गया है, अमेरिका का, ठीक ना। कल के क्लास में मैं आप लोगों को जो ये पाठ पढ़ा रहा था संपूर्ण क्रांति, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। बचपन में इन्हें बाउल कह के पुकारा जाता था, बड़े होने पर ये जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर उसके बाद जो है जनपक्षधरता के कारण जो है इन्हें जो है लोकनायक की उपाधि दी गई। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, ठीक। तो यही प्रश्न को उठा करके दिया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो वो अमेरिका के दलाल कहे जाते थे। लोगों ने मतलब इनको अमेरिका का दलाल बताया। इसके बाद बात करेंगे 8वां नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है, तो हमारा क्या होगा, कुरुक्षेत्र होगा। कुरुक्षेत्र जो है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई एक काव्य कृति है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न का, जिसमें पूछा गया कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर क्या है, तो यह हमारा एक निबंध है, ठीक। अर्धनारीश्वर क्या है, तो यह हमारा एक निबंध है। इसी तरह बात करेंगे और भी अन्य पाठ का, तो पाठ हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें निबंध कई सारे हैं, कहानियाँ भी है, एकांकी भी है, नाटक भी है, मतलब कई तरह के विधाओं में रचनाएं की गई है, जो पाठ के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर को याद रखना, ये क्या है, एक निबंध है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग उषा पाठ का। उषा पाठ जो है हमारा पूछा जा रहा है कि शीर्षक उषा पाठ जो है इस कविता के कवि कौन है, यानी उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, कि ज्ञानेंद्र पति हैं, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, कि शमशेर बहादुर सिंह है। तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो वो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताया। क्या आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। अभी हम लोगों ने 10 प्रश्न किया, आगे जो है और भी 40 प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जो एक एक करके देखेंगे। तो चलिए 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। और 11वां नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो ये हमारे सूरदास कवि जो थे उनके पूज्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों को बता चुका है और ये प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो वो सूरदास के पूज्य थे। इसी तरह 12वां नंबर प्रश्न हमारा है, ये कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे, तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के ये कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न का, जिसमें हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूरदास की कृति कौन सी है। यानी इनमें से बताना है कि सूरदास की कृति कौन सी है, सूरसागर, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल या अष्टयाम। तो अगर हम बात करेंगे सूरदास की रचना कौन सी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरदास के नाम से उनकी रचना को हम लोग याद कर सकते हैं, सूरदास।
तो सूरदास में सू है तो सू से सूरसागर हो गया। ठीक, सूरसागर जो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक, सूरसागर, ठीक ना, सूरसागर इनके द्वारा लिखी गई एक रचना है। उसी तरह जो है एक और इनकी रचना है सूर सरावली। सूर सरावली इन्हीं की रचना है, सूर सरावली। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सूर सरावली के अलावा इन्हीं के द्वारा लिखा गया जो है साहित्य लहरी, जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है हमारे सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, राधा रस के लिए भी इन्हीं की रचना है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि सूरदास की कृति कौन सी है, तो सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी और राधा रस के लिए। तो इस ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो बैराग्य संदीपनी ये तो है नहीं, जानकी मंगल है नहीं, अष्टयाम है नहीं, सूरसागर जो है ये हमारा सूरदास जी की रचना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो वह हमारे अगे जी हैं। ठीक, आप लोग को पहले भी मैंने बताया आज ही के क्लास में कि रोज शीर्षक कहानी किसने लिखा, तो अगे जी लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 15वें नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो किस काल के कवि हैं, तो ये हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक ना, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो ये हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 16वें नंबर प्रश्न का, जिसमें पूछा गया है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, वजीरा सिंह, लाना सिंह, बोधा सिंह या सूबेदार। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो लाना सिंह ने जो जर्मन पलटन को मार गिराया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 17वें नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या रघुवीर शाह। तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो वो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 18वें नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हमारे तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 19वें नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है, क्या चीज है। श्रृंगार का पुट था, कि करुणा का पुट था, कि माधुर्य भाव का पुट था, या दुराग्रह का पुट था। तो नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर किस चीज का पुट था, तो माधुर्य भाव का पुट था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे 20वां नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि 50 छंदों में, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 52 छंदों में, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है 59 छंदों में, और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है 10 छंदों में। तो छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान है, ऐसा क्वेश्चन दिया है और पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो आप लोग को जो है याद रखना है, इतना जो लंबा प्रश्न दिया है उससे नहीं ध्यान देना है। छत्रसाल दशक को याद रखना है कि छत्रसाल दशक है, तो छत्रसाल दशक, दशक मतलब 10। जैसे अभी हम लोग शिवा बावनी को देखे थे, शिवा बावनी, तो शिवा बावनी जो लिखा था, तो बावनी से हम लोग क्या समझे थे, 52। शिवा बावनी में पूछता है कि कितने मुक्तक थे, तो 52 बता दिए। लेकिन छत्रसाल दशक लिखा है तो दशक मतलब क्या होगा, 10 होगा। तो 10 मतलब 10 छंद। तो छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 10 छंदों में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न का, जिसमें कहा जा रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो कंकाल किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया यह एक रचना है। मतलब ये क्या है, तो उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न का,
जिसमें पूछा गया है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये जो पंक्ति लिखा गया है यह पुत्र वियोग पाठ से है, पुत्र वियोग पाठ से, और यह पंक्ति जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह किस पंक्ति की कविता, मतलब ये पंक्ति जो किस कविता से ली गई है, तो पुत्र वियोग पाठ से ली गई है। इसके बाद हमारा 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये संधि से क्वेश्चन दिया है, संधि विच्छेद से। इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यथा धन इष्ट होगा, यथे धन सट होगा, या यह धन थेष्ट होगा, या यथेष्ट धन ट होगा। तो यथेष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न का, जिसमें हमारा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो ये हमारे भगत सिंह के द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक में भगत सिंह की रचना कौन सी दी है, तो वो क्या है, तो एक लेख और एक पत्र है। एक लेख, ठीक, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। एक लेख और एक पत्र, ठीक। और ये क्या है, तो ये क्या है, एक निबंध है, ठीक। इसके बाद हम लोग चलेंगे 25 नंबर प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, कि वज्रपात से हुई मृत्यु को, कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो उनके द्वारा कैसी मृत्यु सुंदर थी, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 26 नंबर प्रश्न का, जिसमें दे रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए थे। अब जगदीश चंद्र माथुर की अगर रचना की बात करेंगे पाठ्य पुस्तक में कौन सा दी है, तो दिया गया है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई रचना है, ओ सदा नीरा, ठीक। अगर केवल पूछ देगा सदा नीरा, सदा नीरा किसकी रचना है, तो सदा नीरा जो है हमारा किसकी रचना है, तो हमारा वो सदा नीरा हो जाएगा अगेय जी की रचना है। और ओ सदा नीरा देगा तो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। क्लियर। इसके बाद आगे चलेंगे 27वां नंबर प्रश्न पर, जिसमें दिया जा रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। बिखरते क्षण से, कि नीलकुसुम से, कि बोलते क्षण से, या हारे को हरि नाम से। तो ओ सदा नीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह बोलते क्षण से जो है यह संकलित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें पूछा गया कि रामपुरवा कहाँ है, भितिहरवा के पास, कि नवगछिया के पास, कि रांची के पास, कि इलाहाबाद के पास। भितिहरवा कहाँ है, सर भितिहरवा कह रहे हैं, रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा जो है कहाँ है, तो भितिहरवा के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह किस पाठ से है, तो ओ सदा नीरा पाठ जो अभी हम आप लोगों को बताएं, ओ सदा नीरा पाठ से यह पंक्ति जो है लिया गया है। उसी पाठ में बताया गया है कि भितिहरवा जो है रामपुरवा, ये जो रामपुरवा गाँव वो भितिहरवा के पास स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा गया कि गंडक नदी का जल सदियों से है, शांत रहा है, कि चंचल रहा है, कि गर्म रहा है, कि ठंडा रहा है, ठीक। हमारे जो मतलब कि गंडक नदी का जल है वो सदियों से क्या है, तो वो हमारा सदियों से जो है गंडक नदी वो क्या है, चंचल रही है, ठीक ना। गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से क्या रहा है, तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा कि गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से जो है वो चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30वां नंबर, मुन्नी कौन थी। मुन्नी कौन थी,
तो यह बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। अब मुन्नी यह जो पंक्ति लिखा गया या यह मुन्नी किरदार जो है वो किस पाठ की है? तो सिपाही की माँ पाठ की। सिपाही, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ पाठ की। यह मतलब कि मुन्नी जो है किरदार है सिपाही की माँ पाठ की। इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं सिपाही की माँ। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आता है कि मुन्नी जो है किस कहानी की पात्रा है। कहानी मतलब कि जो ये क्या है, कहानी नहीं है, ये एकांकी है, ठीक ना। लेकिन पूछ देगा कि मुन्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो सिपाही की माँ एक एकांकी है, उसकी यह जो है पात्रा है मुन्नी। और बिस्नी की क्या है? बेटी रहती है। और मानक की क्या है? ये बहन है। ठीक, तो अभी तक हम लोग 30 प्रश्न को देखें। ठीक, टॉप 50 प्रश्न को हम लोग को करना है। 30 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। ठीक, आप लोगों को यह कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप लोगों को और भी इससे जुड़ी हुई हिंदी विषय में और भी जिन चीज़ों में आप लोगों को दिक्कत है उसको भी आप लोग बताइएगा, तो मैं आप लोगों के पास जो है मतलब उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। बाकी आगे हम लोग चलते हैं 30 नंबर प्रश्न के बाद 31वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें कहा गया है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये वाद विवाद संवाद से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न का, जिसमें पूछा गया कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? तो सूरदास की जो है अभिरुचि थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे 33वें नंबर प्रश्न पर, जिसमें पूछा गया कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है लगभग 1548 ईस्वी, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है लगभग 1540 ईस्वी, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है लगभग 1549 ईस्वी, और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है लगभग 1550 ईस्वी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो वो 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 34 नंबर प्रश्न का, जिसमें दे रहा है कि जायसी का जन्म स्थान है। जायसी का जन्म स्थान है, तो जायसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और कब जन्म हुआ था इनका? तो 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में इनका भी जन्म भी अनुमानित बताया गया कि 1492 ईस्वी में जन्म हुआ था। और 1548 ईस्वी में 1548 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। 1548 में इनका निधन हो गया था। तो ये आप लोग को याद रखना है कि जन्म इनका 1492 में हुआ था, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। और निधन कब हुआ था? तो 1548 में इनका निधन हुआ था। इसी तरह आगे चलेंगे 35वें नंबर प्रश्न पर। इसमें कहा गया कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? सूरदास है, नाभादास है, कि तुलसीदास है, कि कबीरदास है? तो कौन है? तो हमारे सूरदास जी हैं। ठीक ना, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि साहित्य लहरी दे, सुर सागर दे, सुर सरावली दे, इन सभी के रचनाकार हमारे सूरदास हैं। इसके बाद बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न का। इसमें दिया जा रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो कितने वर्षों तक रह के किए? तो 15 वर्षों तक रह करके काशी में उन्होंने क्या किया? कि विद्या अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 37वें नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इसमें दे रहा है कि कहीं नहीं वही, ये जो रचना है कहीं नहीं वही, कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? भूषण जी के द्वारा, या अशोक वाजपेयी के द्वारा, या जयशंकर प्रसाद के द्वारा, कि रघुवीर साय के द्वारा? तो कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बात करेंगे हम लोग 38 नंबर प्रश्न का। इसमें कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है यह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है यह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? किस चीज़ के जरिए? तो बातचीत के जरिए जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी मवाद या धुआं जमा रहता है
वो क्या होता है कि बाहर निकल पड़ता है बातचीत के जरिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 39वें नंबर प्रश्न पर चलेंगे। इसमें कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, यानी यह पंक्ति किस कहानी में दिया गया है। रोज कहानी में कि ओ सदानीरा में कि एक लेख और एक पत्र में या उसने कहा था में, किस कहानी में यह आया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। तो ये किस कहानी में आया है, तो यह हमारा उसने कहा था। कौन से कहानी में, उसने कहा, ठीक, उसने कहा था। इस कहानी में जो है हमारा यह पंक्ति आया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। किसने कहा था, तो ये लाहना सिंह जो है बोलता है। लाहना सिंह कौन बोलता है, तो लाहना सिंह बोलता है। इसके बाद हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है, साम्यवाद कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद कि समाजवाद या अधिनायकवाद। यानी दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है, तो हमारे मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 41वें नंबर प्रश्न का। इसमें कहा गया कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है, ओ सदानीरा की, सिपाही की माँ की, अर्धनारीश्वर या प्रगीत और समाज। तो नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो ये हमारे अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। ठीक, और ये अर्धनारीश्वर पाठ किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। ठीक, और ये क्या है, तो एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42वां नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी रोज शीर्षक कहानी जो 5वां लेसन है हमारा गद्य खंड का, जिसके राइटर या लेखक जो हमारे अगे जी हैं, तो उन्होंने पूछा कि मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो किताब कॉपी। तो रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक पूछते हैं, यानी लेखक अगे जी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लेखक ने जो है मालती से प्रश्न किया कि तुम कुछ पढ़ती लिखती हो कि नहीं हो। इसके बाद 43वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो इसमें पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो हमारे भगत सिंह जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 44वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो इसमें बताया गया कि वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, यानी वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह हमारे जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना है ओ सदानीरा, उसी में बताया गया है कि वसुंधरा भोगी मानो और धर्मार्थ मानो एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम लोग 45वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि गांधी जी की झोपड़ी खाली स्थान ने जला दी। इस खाली स्थान में क्या भराएगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन को देखेंगे, जिसमें पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है कि ग्रामीणों को, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने या छात्रों ने। यानी गांधी जी की झोपड़ी को ने जला दिया, किसने जला दिया, तो ग्रामीण लोग तो जलाएंगे नहीं, युवक जलाएंगे नहीं, छात्र जलाएंगे नहीं। एमन साहब उस समय का चलता था राज गांधी जी के ज़माने में, जब गांधी जी चंपारण गए थे तो वहाँ पर, तो एमन साहब के जो कर्मचारी थे वो लोगों ने क्या किया था, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे जब हम लोग देखेंगे 46वें नंबर प्रश्न का, इसमें कहा गया कि सरैया मन ताल का जल कैसा है। सरैया मन ताल जो है उसका जल कैसा है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन अगर आप लोग देखिएगा, ऑप्शन तो ऑप्शन में पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है चंचल, ठीक, दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है स्थिर, तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है गहरा और चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है गंदा। और हमसे पूछा गया है कि बताइए कि जो सरैया मन ताल है उसका जल जो है कैसा है। तो सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो क्या है, वो स्थिर है। ठीक ना, सरैया मन ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इसके बाद बात करेंगे हम लोग 47वें नंबर प्रश्न का। 47वें नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़ पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सिपाही की माँ एकांकी में जो बिस्नी है चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सूट काटती है कि स्वेटर बुनती है कि चटाई बुनती है या चावल चुन रही थी। तो सिपाही की माँ एकांकी किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा। तो सिपाही की माँ जो पाठ है वो हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, ये याद है आप लोगों को। अगर नहीं याद है तो आप लोग बहुत जो है मतलब दिक्कत में है, बहुत जो है आप लोग क्या है कष्ट में है, क्योंकि आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना यही है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। सिपाही की माँ जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग को याद रखना मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया यह रचना है। किसके द्वारा, तो मोहन राकेश जी के द्वारा, ठीक ना। मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई यह रचना है। और सिपाही की माँ क्या है, तो यह एक एकांकी है, ठीक। सिपाही की माँ क्या है, एक एकांकी है, ठीक। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि सिपाही की माँ क्या है, एक एकांकी है। और सिपाही की माँ इस पाठ में जो बिस्नी रहती है वो क्या करती है, चारपाई पर सूत काटती हुई दिखाई, चारपाई के पास मोड़े पर बैठ करके वो सूत काटती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 48वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है, निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की या उच्च मध्य वर्ग की या निम्न वर्ग की। तो सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु जो वो क्या है, निम्न मध्यम वर्ग की यह कहानी या एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे 49 नंबर प्रश्न को। इसमें कहा गया है कि शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक। शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा, कि तुलसीदास के द्वारा या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा जो है यह लिखा गया है, शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग याद रखना है हमारे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो यह लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण हमारे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया रचना है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 50वां नंबर है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। नामवर सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है ऑप्शन दे रहा है कि जीयनपुर में, कि आवाजापुर में, कि कलामपुर में या जमालपुर में। तो नामवर सिंह का जन्म जो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था जीयनपुर में जो इनका जन्म हुआ था। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को याद रखना है कि हमारा जो नामवर सिंह है इनका जन्म जीयनपुर में हुआ था। तो ये टोटल जो है 50 प्रश्न था जिसको मैंने आप लोगों को कराया। ये सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग इस सारे प्रश्नों को ज़रूर याद कीजिएगा और इन सारे प्रश्नों को अपने दोस्त मित्र तक भी मतलब कि शेयर कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि वो लोग भी जो है ये सारे प्रश्नों को जो है समझ जाए, सारे प्रश्नों को याद कर ले और अपने कॉपी में इन लोगों इस सारे प्रश्नों को वो लोग भी नोट कर ले। बाकी ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जो पाठ से जुड़ी हुई टॉपिक हैं उनको मैं लेके आऊँगा। तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।